Okay. Good afternoon, all. Good afternoon. Okay. Today we will start our new chapter of book Fundamental of Physical Geography. Our chapter name is Distribution of Ocean and Continent. Previous chapter में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? Evolution of the Earth. किस तरीके से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, किस तरीके से अपने सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन होता है ना। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या था? आपका इंटीरियर, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने पढ़ा कि इनसाइड द अर्थ हमारी किस तरीके की है, क्या क्या फर्दर डिविजन्स हैं, किस किस तरीके के मटेरियल्स हैं, क्या क्या रीजन्स हैं, ठीक है। इंट्रूसिव फॉर्म्स पढ़े, एक्सट्रूसिव फॉर्म्स पढ़े, वो सारी हम लोगों ने डिटेल स्टडी करी अर्थ को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग अब एक्सटीरियर जो पार्ट है हमारा अर्थ का, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, या तो वाटर है या फिर लैंड सरफेस है हमारे वहां पे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बेसिक क्या है कि कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द रिमाइंडर इज अंडर ओशनिक, ठीक है, ओशन वाटर। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं पूरा, आप लोगों को मालूम है कि 71% पे आपके क्या आता है? पूरा वाटर सरफेस है, ठीक है। तो इसके अंदर 29% जो है वो लैंड सरफेस है पूरा। तो लैंड सरफेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लैंड सरफेस आप लोग जो कॉन्टिनेंट के रूप में देख रहे हैं वही है। तो रिमाइंडर जो है वो लैंड सरफेस है वो हमारा कहाँ आता है? अर्थ के नीचे। ऐसा तो है नहीं कि ओशन पूरा पाताल तक भरा पड़ा है, वहां पर भी तो कोई ना कोई लैंड है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है? आपका रिमेनिंग जो अर्थ सरफेस है वो आती है, लैंड आती है। अब इसके अंदर देखेंगे कि क्या था कि पूरा जो अर्थ था उसके अंदर क्या था? जो डिप्रेशन वाले जो एरियाज थे, ठीक है, तो जो जहां पर गड्ढे थे वहां पर पानी भर गया और वो पूरा जो है वो लैंड रह गया। बाकी का जो ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन था जहां पर पानी नहीं आ सकता, दैट इज कॉल्ड अवर कॉन्टिनेंट्स। तो अब हम लोग इसके अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं कि जो पोजीशन है आपकी कॉन्टिनेंट्स की और ओशन बॉडीज की, क्या ये हमेशा से सेम थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने जैसे जितनी भी स्टडीज करी हैं, ये पहले की जो सिचुएशन है उसके अंदर बिल्कुल अर्थ का सरफेस बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। ये पूरा एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता था और ये ओशन बॉडीज हैं वो भी चेंज हुई हैं, है ना। तो हैव नॉट बीन सेम इन द पास्ट, पहले भी ऐसा नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल सेम थी। और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जिनसे ये बताया जाता है कि विल नॉट कंटिन्यू टू एंजॉय देयर प्रेजेंट पोजीशन इन फ्यूचर। और जो आज के टाइम पर हमारी जो अर्थ है, जो सिचुएशन है, वो फ्यूचर में वैसी रहेगी ये भी नहीं कहा जा सकता। आने वाले टाइम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे हैं, क्यों है, ठीक है, किस तरीके से इनका इवोल्यूशन होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज है हमारी, ओशंस हैं, उनका किस तरीके से, वो भी क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है आप लोगों के? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन द सेंस कि कॉन्टिनेंट्स का जो मूवमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन द सेंस, व्हाट इज द मीन मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स आज आप लोग देखते हैं इनका मूवमेंट। In this, it was assumed that the continents might have been together in past, and due to their movement, they would have go separated in different direction. अब देखिए क्या कहा गया है, अब तक की जो स्टोरी है या हम लोग जो रिसर्च है उसमें ये माना गया है, अज्यूम किया गया है कि जो पूरा आपका जो ये इस तरीके से कॉन्टिनेंट जो दिखते हैं आप लोगों को, अफ्रीका दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है। तो ये जितना भी जो कॉन्टिनेंट है ना, वो माना गया है कि ये पूरा एक ही था, ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट था जो कि सेपरेट किससे हो रखा था? यहां पर ये ओशियनिक बॉडी थी, ठीक है। इसको क्या कहा गया था? पेंजिया, ओके। और ये जो वाटर ओशनिक बॉडी जो है साइड में, इसे कहा गया था पैंथालासा,
ओके, तो अब तक की इसी को हम लोग, अब उसके बाद में कुछ ऐसा फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये फर्दर इनका ड्रिफ्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, ड्रिफ्ट मूवमेंट हो गया, एक नॉर्थ की साइड और एक साउथ डायरेक्शन के अंदर। इनको क्या क्या नाम दिया गया? जो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट होकर जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हुआ, ड्रिफ्ट हुआ, इसे कहा गया लॉरेशिया। और जो साउथ के अंदर जो मूवमेंट हुआ उसे कहा गया गोंडवाना। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, इनको कौन, इनकी जो थ्योरीज हैं, इनकी जो अलग अलग साइंटिस्ट की जो ओपिनियंस हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 1596 के अंदर आए थे अब्राहम ऑर्टिलस। ठीक है, अब्राहम ऑर्टिलस आए थे। ही ट्राइड टू जॉइन द कोस्टलाइंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। अब देखिए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने अब क्या बोला कि पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कब आए थे। 1596 के अंदर इन्होंने, अब्राहम ऑर्टिलस ने बोला, इन्होंने सिंपल सी बात बोली, इन्होंने बोला कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो कोस्टलाइन है ना, ये कोस्टलाइन जो है वो आपस में क्या करती है? मैच करती है। ठीक है, इन्होंने अपनी दी एंड फाउंड आउट दैट दीज कोस्टलाइन फिट विथ ईच अदर। तो आप लोग ये देखेंगे कि जो मैप है ना, मैप को अगर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने बताया कि इनकी जो कोस्टलाइन है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया। तो इन्होंने बोला कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो कोस्टलाइन है अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये इसमें क्या होती है? फिट होती है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपनी ये बात कही। उसके बाद आते हैं एंटोनियो पेल्ग्रिन। एंटोनियो पेल्ग्रिन ने क्या बोला? ही स्टार्टेड मैपिंग। इन्होंने मैपिंग स्टार्ट करी। उन्होंने तो सिर्फ बोल के रह गए, ठीक है, इन्होंने मैपिंग की दीज कॉन्टिनेंट्स टिल, इन्होंने करा कि 1000 फैदम लाइन, डीप टिल 1000 फैदम लाइन्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। इन्होंने क्या करा कि जो कोस्ट लाइन है ना, उसके ये, जैसे ये कोस्ट लाइन है, इसके डीप इनसाइड 1000 फैदम तक, ठीक है, 1000 फैदम तक इन्होंने मैपिंग की। ठीक है, कोस्टलाइन की सिर्फ ऊपर से नहीं, डीप इनसाइड 1000 फैदम तक इन्होंने कोस्टलाइंस की मैपिंग करी। और इन्होंने यही बताया, अज्यूम किया कि हाँ, इनकी जो स्टोरी है अब्राहम की वो बिल्कुल सही है, या उनके जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था कि इन्होंने भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बात कही कि हाँ, ये सारी चीजें क्या थी? एक ही कॉन्टिनेंट था पूरा, और इन्होंने मैपिंग भी करी उसकी, और 1000 फैदम तक उन्होंने कोस्टलाइन को मैपिंग करी। बट इन्होंने कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं दिए या सिर्फ बोल के रह गए। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट गिव एनी कंक्रीट थ्योरीज। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इनकी जो बात थी, इन्होंने सिर्फ अपने बात बोल दी, किसी भी तरीके की कंक्रीट थ्योरी इनके पीछे नहीं दी थी इन्होंने। ठीक है, तो इनकी बात को उस टाइम पे माना नहीं गया। लेकिन फिर आते हैं, कम्स अल्फ्रेड वैगनर इन 1912 के अंदर अल्फ्रेड वैगनर आते हैं। इन्होंने क्या बोला? ही गेव ए थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट। इन्होंने अपनी थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट की। क्या थ्योरी थी इनकी? ही सेड ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर एट वन प्लेस कॉल्ड पेंजिया। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जितना भी कॉन्टिनेंट आज आप देखते हैं, है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो देखते हैं, ये आप मैप में देख रहे हैं सारा, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो पूरा क्या था? ये एक ही कॉन्टिनेंट था। ठीक है, जिसको कि इन्होंने क्या नाम दे दिया था? पेंजिया। जिसको इन्होंने क्या कहा? पेंजिया कहा। देन ओशन वर अराउंड देम कॉल्ड पेंथालासा। और इन्होंने कहा कि जो वाटर बॉडीज जो कि चारों तरफ थी, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? पेंथालासा बोला। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये बात बोली। अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो कॉन्टिनेंट स्टार्टेड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट है ना, जो कि पेंथालासा से कवर्ड है, इन्होंने कहा कि 200 ईयर अगो, कब हुआ? 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो कॉन्टिनेंट था उसने स्प्लिट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ब्रेक हो गया। वन पार्ट स्टार्टेड मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड अदर इन द साउथ डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन जो था वो किस तरफ चला गया? नॉर्थ में चला गया। और एक जो
कट करके कॉन्टिनेंट का पीस जो है वो साउथ में चला गया। नॉर्थ पार्ट के अंदर जो कॉन्टिनेंट गया दैट इज कॉल्ड लोरेशिया, और जो साउथ में गया उसे इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, इतना समझ में आया? वैगनार की थ्योरी समझ में आई? क्या बोला गया वैगनार? उसके बाद देखिए, यहां समझ में आ रहा होगा, तो ये जो पार्ट था कट होके जो नॉर्थ की तरफ मूव किया, और ये जो पार्ट है वो मूव करके साउथ की तरफ, तो इसे लॉरेशिया बोला गया और इसे गोंडवाना बोला गया। बट टू प्रूव दिस एविडेंस वॉज रिक्वायर्ड, लेकिन इनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस रिक्वायर्ड थे। वो क्या एविडेंसेस थे? जो इन्होंने बात कही उसके पीछे उन्होंने क्या एविडेंसेस दिए, उनके कुछ एविडेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एविडेंसेस था वो था जिगसॉ फिट। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर दूंगी, ठीक है? जिगसॉ फिट in 1964 में बुलार्ड कम टू प्रूव दिस एंड सेड, कौन आए थे? बुलार्ड आए और इन्होंने इस बात को प्रूव किया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका की जो कोस्टलाइन है फिट विथ ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड जिगसॉ फिट। आप लोगों ने पजल सॉल्व करते हैं, कोई ना कोई गेम सॉल्व करते होती है पजल की, उसको क्या करते हैं आपस में, जिनकी जो लाइंस होती है, बाउंड्रीज होती हैं, वो देखते हैं कि कहां पर मिल रही है, ठीक है, उसके बाद उसको मैच करते हैं तो वो फिट हो जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने पहला एविडेंस दिया जिगसॉ फिट। इन्होंने कहा कि जो अफ्रीका है, ठीक है, और जो साउथ अमेरिका है, इनकी आपस में कोस्टलाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे से फिट होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहला एविडेंस ये कि जो कोस्टलाइंस हैं, अगर आप पूरे कॉन्टिनेंट्स की कोस्टलाइंस देखते हैं तो ये देखिए, ये यहां से निकला है, ठीक है, ये यहां से निकला हुआ दिख रहा है, तो इन्होंने अज्यूम किया कि हो सकता है कि ये आपस में जुड़े हुए थे। पहला इन्होंने रीजन दिया। समझ में आया? पहला रीजन, पहला एविडेंस समझ में आया? यस मैम। अब देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कैसे बोला कि सेम रॉक ऑफ सेम टाइम, जो पत्थर है ना, रॉक्स जो है वो उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सेम टाइम पर हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका रॉक स्टडी की गई, जिसमें यह पाया गया कि वॉज डन एंड सॉ ओशन क्रस्ट रॉक इज नॉट मोर देन 200 मिलियन ईयर old, and some continents where rocks age is 3200 million years ago। इन्होंने ये पाया कि जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की जो रॉक की स्टडी करी गई, तो उससे ये पता चला कि जो ओशियन करंट्स है ना, ओशन की जो क्रस्ट है ना, उसकी एज क्या मानी गई? 200 मिलियन ईयर्स मानी गई। लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स थे उनकी एज थी 3200 मिलियन ईयर, यानी कि कॉन्टिनेंट्स की जो आप अगर रॉक्स की जो एज है वो ज्यादा थी कंपैरेटिवली ओशियन की। इसका मतलब क्या हुआ? ओशियन बाद में बना है, ठीक है। रॉक्स की जो कॉन्टिनेंट की जो एज है रॉक की वो थी 3200 मिलियन ईयर अगो, और जो ओशियन की जो रॉक है उसकी एज थी 200 मिलियन ईयर अगो, यानी कि ये रॉक ज्यादा पुरानी है, ये रॉक ज्यादा पुरानी है, ओशियन बाद में बना है। इसका मतलब क्या हो गया? ये फिर अज्यूम किया गया कि ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? यस मैम। क्लियर बोलिए बेटा, बाकी सारे को आया नहीं आया बताइए। शुभो, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? वापस से बताते हैं। देखो, अब यहां पर क्या माना गया इसमें दिखा देते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये कॉन्टिनेंट है, इसकी एज मानी गई 3200 मिलियन ईयर अगो, और जो ओशियन की जो रॉक की स्टडी करी गई ये मानी गई 200 मिलियन ईयर अगो। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये ज्यादा पुराना है इससे, ये बाद में अलग हुआ है, इसकी जो रॉक थी ना वो बाद में बनी है। यहां जो ओशियन अगर आज आप देखते हैं तो इसकी एज जो है वो कम थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाद में बना है ना, इसकी एज सेम आ रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, है ना, क्योंकि ओशियन जो है वो बाद में आके बना है वहां पर, तो उसकी एज क्या थी? कम थी। तो ये दूसरा आपका एविडेंस हो गया। सो इट मींस ओशियन रॉक वाज यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक।
तो ये भी एक एविडेंस था जिससे कि वहां अज्यूम किया गया कि ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। देन उसके बाद जो एविडेंसेस आता है टिलाइट, इसे क्या कहते हैं? टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? ग्लेशियर डिपोजिशन। देखो ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर जब मूव करेगा अपनी जगह से तो अपने साथ में क्या लेके जाएगा? सेडिमेंट्स लेके जाएगा। सेडिमेंट्स ले जाकर कहीं ना कहीं यहां पर डिपॉजिट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। तो उसी ग्लेशियर डिपोजिशन को क्या बोला गया? टिलाइट बोला गया। तो इन्होंने क्या पाया? दे आर फाउंड इन गोंडवाना सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट सिस्टम साउथ में पाया गया। इट मींस कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। जो नॉर्थ है उसे हमने क्या कहा? लॉरेशिया। जो साउथ है उसे हमने क्या कहा? गोंडवाना लैंड। तो इन्होंने ये बताया कि जो टिलेट्स हैं यानी कि जो ग्लेशियर डिपोजिशन है वो कहां पाए गए? साउथ में पाए गए। साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज में? अफ्रीका में, फॉकलैंड के अंदर, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर एंड अंटार्कटिका। अब यहां पर एक बात समझना, अंटार्कटिका के अलावा ये सारे रीजन्स जो हैं वो क्या कोल्ड रीजन्स में आते हैं? नहीं आते। ये सारे किस में आते हैं? गर्म उसमें आते हैं, गर्म है ना, वार्म प्लेसेस में आते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो ग्लेशियर डिपोजिशन है वो तो आपको गर्म जगह पे तो नहीं मिलेगा, कोल्ड रीजन्स में ही मिलेगा। तो फिर यहां पर ग्लेशियर का डिपोजिशन कहां से आया? गोंडवाना लैंड के अंदर। इन कंट्रीज के अंदर जो है टिलेट्स का अगर डिपोजिशन पाया जा रहा है तो वो कैसे पाया जा रहा है? तो यहां पर ये एविडेंस ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एविडेंस हो गया। उसके बाद इन ऑल दीज प्लेसेस, इसी का बता रहे हैं, इन ऑल दीज प्लेसेस वी फाइंड टिलेट्स, such deposits which are made from glacier deposition. Glacier are the present in cold climates. तो जो चीज कोल्ड क्लाइमेट में मिलती है उसके डिपोजिशन आपको वार्म प्लेसेस पे कैसे मिल गए? इसका मतलब क्या था? कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे। सिर्फ एक प्लेस को छोड़ के, अंटार्कटिक जो प्लेस है इसको छोड़कर आज सारे के सारे जो प्लेसेस हैं वो कहीं ना कहीं वार्म प्लेसेस के अंदर ही लोकेट करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका के अंदर सिर्फ आप देख सकते हैं कि वहां पर वो ठंडा रीजन है, लेकिन बाकी जगह पर वो जो है गर्म एरियाज है। तो वहां पर जो गर्म एरियाज है वहां पर ग्लेशियर के डिपोजिशन कैसे आ गए? तो ये एक और क्वेश्चन था जिससे कि ये प्रूफ हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो क्या हैं? एक दूसरे से मिले हुए थे। सो इट वॉज अज्यूम्ड दैट दीज कॉन्टिनेंट्स वुड हैव बीन टुगेदर इन द पास्ट एंड दैट्स व्हाई वी फाइंड ग्लेशियर डिपोजिशन हियर टुडे। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? नो मैम। नहीं हुआ? ठीक है, वापस बताते हैं। देखो, टिलाइट यानी कि ग्लेशियर डिपोजिशन। ग्लेशियर क्या होते हैं? ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ों पे जो बर्फ होती है उसी को हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर मूव करता है अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आता है। वहां पर जितने भी सेडिमेंट्स होगा माउंटेन्स रीजन्स के अंदर उसको साथ लेकर आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई शुभो? यस मैम। है ना। अब ये क्या करेगा? ये इसको साथ लेके आएगा और कहीं ना कहीं पर इसको डिपॉजिट करेगा। जहां पर स्लोप खत्म होगा कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करेगा। तो ये जो डिपोजिशन है इसको क्या कहेंगे? ग्लेशियर डिपोजिशन कहेंगे। ग्लेशियर डिपोजिशन को यहाँ क्या नाम दिया गया है? टिलाइट्स नाम दिया गया है। तो ये जो ग्लेशियर डिपोजिशन है ये हमें कहां पे मिले हैं? ये हमें मिले हैं अफ्रीका में मिले हैं, फॉकलैंड में मिले हैं, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिक में। तो अंटार्कटिक तो हम मान सकते हैं कि ठीक है बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है, वहां पर तो हो सकता है मिल गया, लेकिन इन रीजन्स के अंदर जो कि गर्म प्रदेश हैं यहां पर ये कैसे सेडिमेंट्स पाए गए? ठीक है, इसका जो डिपोजिशन है ग्लेशियर का वो इन प्लेसेस के अंदर कैसे मिला? तो ये कहीं ना कहीं अज्यूम किया गया कि ये पूरा जो अपर पार्ट है वो भी इससे जुड़ा हुआ था, तभी ऊपर की जो ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं से नीचे आकर ही तो अपना डिपोजिशन करेगा। तो अब माना जाता है कि यहां पर अगर डिपोजिशन मिल रहे हैं इसका मतलब जो अपर पार्ट है ना, लोरेशिया वाला जो पार्ट है वो भी गोंडवाना से क्या हो रखा है? जुड़ा हुआ था। अब आया समझ में? फिर डायग्राम से समझाते हैं। ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट आ गया, ये साउथ पार्ट आ गया। लोरेशिया
एंड गोंडवाना। अब डिपोजिशन कहां पाया गया? गोंडवाना लैंड के अंदर पाया गया। इट मींस कि ये वाला जो रीजन है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ था, तभी तो यहां पर डिपोजिशन पाया गया। अब आया समझ में? यस मैम। है ना? तो ये कहीं ना कहीं इस एविडेंसेस से प्रूफ किया गया या अज्यूम किया गया कि ये जितने भी पार्ट थे वो एक दूसरे से क्या हो रखे थे? जुड़े हुए थे। ठीक है, देन प्लेसर डिपोजिशन। देन नेक्स्ट आता है आपका प्लेसर डिपोजिशन। घाना कोस्ट इन अफ्रीका वी गेट गोल्ड डिपोजिट हियर। देखो, घाना में आपको गोल्ड के डिपोजिशन मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड के डिपोजिशन कैसे फॉर्म होते हैं? इसके लिए एक स्पेशल टाइप की रॉक रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब देखना, ये आता है आपका अमेरिका, अफ्रीका हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां पर आपका ब्राजील है और यहां पर अफ्रीका में यहां पर आपका घाना है। तो अब यहां पर देखना, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको एक स्टार्टिंग से समझेंगे तब देंगे। तो इन्होंने कहा कि घाना में यहां पर गोल्ड के डिपोजिशन पाए गए। ठीक है, गोल्ड के डिपोजिशन के लिए एक स्पेशल टाइप की रॉक्स रिक्वायर्ड होती है ना? बट फॉर रॉक्स टू फॉर्म इन गोल्ड सर्टेन डिफरेंट रॉक एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड। ठीक है, डिफरेंट टाइप की रॉक रिक्वायर्ड होती है और कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन वो ना तो यहां पर घाना में वो रॉक थी और ना ही गोल्ड के फॉर्म होने की कंडीशंस थी। तो फिर यहां पर गोल्ड का डिपोजिशन कैसे मिला? ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये दोनों ही जो अलग जो रॉक्स रिक्वायर्ड होती है वो और जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है वो दोनों ही कहां है? ब्राजील में है। तो इन्होंने ये अज्यूम किया कि मे बी पॉसिबल ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए थे, तभी यहां पर क्या था? यहां गोल्ड के डिपोजिशन आज पाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Different rock and conditions required, which are not found in Ghana but are found in Brazil। तो जो स्पेशल टाइप की जो रॉक है वो और कंडीशंस जो फॉर्मेशन के लिए चाहिए गोल्ड की, वो दोनों ही सिचुएशन कहां पाई गई? कहां पाई गई? ब्राजील में पाई गई। ठीक है, और गाना में क्या पाया गया? गोल्ड डिपोजिशन पाया गया। तो इट मींस कि वो कहीं ना कहीं आपस में क्या हुए थे? ज्वाइन हुए थे। तो सी, एम आई वेरी कंफ्यूज नाउ? सो कंडीशन इन ब्राजील एंड गोल्ड इन गाना। तो ये एक पर्सन है, वो सोच रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि कंडीशंस जो है वो ब्राजील में है और डिपोजिशन जो है वो गाना में। तो इसी का यही आंसर है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो रखे थे? जुड़े हुए थे। ठीक है, so this gives support to the idea that they might have been together in the past, and when they got separated, rocks went to Brazil and gold in Ghana। तो ये माना जाता है कि ये सपोज करो यहां पर रॉक्स में जो गोल्ड के रॉक्स है, तो ये माना गया कि जो रॉक्स हैं वो तो रह गई ब्राजील में और जो डिपोजिशन है वो चले गए घाना में। ठीक है, तो ये अज्यूम किया गया। यहां ये अब समझ में आया? ईशा, ज्योति, शुभो? यस मैम। है ना? क्लियर हो गया? तो ये एविडेंसेस थे। देन उसके बाद और कुछ एविडेंसेस दिए गए, वो क्या थे? देखिए, फॉसिल्स। अब इसको समझना। एनिमल नेम लेमूर्स। ठीक है, लेमूर्स नाम का एक एनिमल है, फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन ओनली, जो कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही पाया जाता है। लेकिन बट टुडे फॉसिल्स आर फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका एंड मेडागास्कर। अब देखो, लेकिन इसके फॉसिल्स मेडागास्कर में भी पाए गए, इंडिया में भी पाए गए और अफ्रीका में भी पाए गए। जब ये एनिमल एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही पाया जा रहा है, तो फिर इसके फॉसिल्स यहां कैसे मिल रहे हैं? ठीक है, तो सो इफ दे वर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन ओनली, हाउ द फॉसिल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स? कैसे पॉसिबल है कि इसके जो फॉसिल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में? सो अगेन, तो इसी वजह से में वापस यही माना गया, दे वुड हैव बीन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि देखिए, इंडिया के अंदर कहां कहां पाया जा रहा है? ये देखिए, इंडिया में पाया जा रहा है, अफ्रीका के अंदर पाया जा रहा है आपका, इंडिया, अफ्रीका एंड मेडागास्कर। इंडिया, अफ्रीका, सॉरी, अफ्रीका, इंडिया एंड मेडागास्कर। तो ये इसका मतलब क्या था? इसके फॉसिल्स यहां पाए जाने का क्या मतलब था? जब कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ये पाया जा रहा है, तो इसके फॉसिल्स अलग अलग जगह कैसे आए?
तो ये एक और एविडेंसेस था, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या हो रखे थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, सो दीज 3 रीजन्स, और इन 3 रीजन्स को क्या नाम दिया गया, लेमुरिया। किस किस को, इंडिया, अफ्रीका और मेडागास्कर, इन तीनों रीजन्स को क्या बोला गया, जहां पर लेमुर के जो फॉसिल्स पाए गए उसे लेमुरिया बोला गया। लेकिन ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, अगर आप साइट पे उसको सर्च करते हो तो लेमुरिया कोई ऑफिशियल नेम नहीं आता है इसकी, ठीक है, लेकिन हाँ इसको बोला गया इस रीजन्स को। देन एक और फॉसिल्स है मिसोसॉरस। मिसोसॉरस ये एनिमल है, दिख रहा है आपको, एक रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल है, शैलो ब्रैकिश वाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फॉसिल फाउंड इन साउथ ऑफ कैप प्रोविजन, जो कि आप देखेंगे कि कैप ऑफ टाउन के अंदर आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर, ठीक है, यहां पर, एंड इराती फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील, और ब्राजील में भी इराती फॉर्मेशन जहां है, ब्राजील के अंदर भी इसके फॉसिल्स पाए गए। हाउएवर दीज प्लेसेस आर, जबकि ये दोनों ही प्लेसेस एक दूसरे से कितने दूर हैं, ये एक दूसरे से कितने दूर हैं, ब्राजील और कैप ऑफ प्रोविजन 4800 किलोमीटर। तो ये रेप्टाइल यहां पर कैसे, क्या कूद के गया था, है ना, तो कैसे यहां पर भी इसके फॉसिल्स पाए जा रहे हैं और यहां पर भी इसके फॉसिल्स पाए जा रहे हैं, पानी इसके रास्ते तो गया नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तभी ये रेप्टाइल जो है वो यहां भी इसके फॉसिल्स हैं और यहां भी इसके फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो फिर से एज्यूम किया गया कि ये प्लेस क्या है, सो अगेन दिस प्लेसेस वुड हैव बीन टुगेदर। तो यही बात जो है वापस से एज्यूम कही गई कि ये जितने भी प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। एविडेंसेस समझ में आए, एविडेंसेस समझ में आए, ओके सब ओके। सो द क्वेश्चन अराइजेस, इफ दीज कॉन्टिनेंट्स वर टुगेदर हाउ दे गॉट सेपरेटेड। तो हमने ये तो मान लिया, चलो इतने सारे एविडेंसेस दे दिए कि हाँ ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, टुगेदर थे, तो ये सेपरेट कैसे हुए। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाकई सेपरेट कैसे हुए। व्हाट वर दोज फोर्सेस, क्या थे वो फोर्सेस। 2 रीजंस गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, 2 रीजंस बताए अल्फ्रेड वैगनर ने। क्या रीजंस बताए, सबसे पहली चीज उन्होंने बताई, जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट होते हैं, दैट इज पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स बताया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द कॉन्टिनेंट्स मूव टूवर्ड द पोल, इट इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड ड्यू टू दिस वी फाइंड बल्जेस ऑन द अर्थक्वेक। देखिए, जब अर्थ है वो रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है, तो यहां पर क्या बन जाते हैं, आपको देखा होगा यहां पर बल्जेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ के रोटेट करने की वजह से क्या फोर्स जनरेट होता है, पोल फ्लिंग फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्टिनेंट जो था वो ड्रिफ्ट हो गया नॉर्थ और साउथ की तरफ, पोल्स की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, पहला रीजन इन्होंने ये बताया, नाम याद रख लीजिएगा, पोल फ्लिंग फोर्स। ठीक है, सेकेंड रीजन उन्होंने क्या बताया, टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है, सबको पता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, सो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैपन। इन्होंने बोला कि जो टाइडल फोर्स है, ठीक है, किसका टाइडल फोर्स है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से कॉन्टिनेंट जो है वो क्या हो गए, अलग हो गए। लेकिन क्या आपको सुन के लगता है ऐसा हुआ होगा, इतना पावरफुल होगा टाइडल फोर्स कि कॉन्टिनेंट को अलग कर दे, क्या ये पॉसिबल है, सुनने में भी अजीब लग रहा है ना, तो उसी वजह से, बट दीज रीजंस वर नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, सो सम पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज केम। ये जो रीजंस उन्होंने दिए, कौन कौन से दिए, ये तो फिर भी मानी जा सकती है, पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है, और टाइडल फोर्स, ये दोनों ही रीजंस जो थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। इसकी वजह से एक और थ्योरी निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे एविडेंसेस बताए, कुछ ऐसी बातें बताई गई, ऐसे एविडेंसेस बताए गए जिनसे कि प्रूफ होता है कि ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी मैं आपको कल कराऊंगी। आज के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, आस्क मी। किसी को कोई डाउट है, बोलिए बेटा। देखिए, इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं आप लोग,
फॉसिल्स रिमेन्स, ठीक है, यहां पर भी पाए जा रहे हैं कुछ फॉसिल्स किसी एनिमल के, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, जैसे फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ फ्रेश वाटर रेप्टाइल मिसोसोर्स। मिसोसोर्स जो कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, जिसके फॉसिल्स यहां पर भी पाए जा रहे हैं और यहां पर भी कैप्टाउन, प्रोविजन ऑफ कैप्टाउन्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या था, क्या था, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। फॉसिल्स ऑफ एविडेंस ऑफ दो, बहुत सारे एनिमल्स हैं, सिर्फ एक दो एनिमल्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनका अलग अलग नाम दिया गया, जो यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये पूरे जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। रॉक्स की स्टडी करी गई, इन रॉक्स की एज जो है वो सेम आती है। इसका मतलब क्या है, एक साथ ही बने हुए हैं, ठीक है, एक टाइम पर। इनका जिग्स ऑफ फिट जो मैंने रीजन बताया, ये देखिए ऐसा लग रहा है ये इसी में से फिट हुआ था, जो कि यहीं से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनसे, कुछ एविडेंसेस हैं जिनसे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो एक था।